ठीक है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबाल्टिन, ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आपका विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है, B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकंड है, क्वेश्चन का सेकंड है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हल्दी। हल्दी अम्ल क्षार का संकेतक है, ठीक है, ये आपका प्राकृतिक संकेतक है जो हल्दी, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आपका होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है। हमें जेई और नीट में सिलेक्शन चाहिए और संकेतक होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा। और होता है आपका लाल पत्ता गोभी, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, ये भी आपका होता है अम्ल क्षार का संकेतक, और भी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मिथाइल ऑरेंज, लाल पत्ता गोभी और हल्दी, ये सब क्या है, ये सब अम्ल क्षार का संकेतक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, देखिए थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन 4 है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि परम शून्य तापमान कहते हैं 0 डिग्री केल्विन को, 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य तापमान कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे ये कह रहा है कि बताओ 0 डिग्री केल्विन तापमान को फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री होगा। तो आपको बदलना आता होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका सेल्सियस से केल्विन बदलना हो या केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलना हो, इसी का आप यूज करेंगे, कभी आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180, इसे आप ध्यान रखिए, कभी भी आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें आपको सेल्सियस से केल्विन बदलना रहेगा, ये दोनों को ले लेंगे। जब आपको केल्विन से फ़ारेनहाइट बदलना है, ये दोनों को ले लेंगे। जब आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बदलना है, ये दोनों को बराबर कर देंगे। तो इस तरह से हम तीनों में कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमको किसका यूज है, कम है, तो हमको चाहिए केल्विन और फ़ारेनहाइट, तो इस दोनों को ले लेंगे, ठीक है। सेल्सियस वाले को हटा देंगे, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं K-273/100 बराबर F-32/180। अब यहाँ K की जगह क्या लेना है, 0 केल्विन लेना है, तो K की जगह आप 0 रख दीजिए, क्या आपका जाएगा 0 - 273/100 बराबर F-32/180, ठीक है, 180, 0 आपका कर जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा -27.3 बराबर F-32/18। यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा, F के वैल्यू निकालिएगा, ये आपका आ जाएगा 459.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका गुना कर लीजिएगा, यहाँ से आपका F का वैल्यू आ जाएगा 459.4 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप बदलेंगे एग्जाम में, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। तो इस फार्मूला को आप ध्यान रखिए, फिर लिख देते आपका C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिए, कभी आप इसको बदल सकते हैं सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से केल्विन, कभी भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग आपका एक विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों होते हैं, ठीक है। प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों तरंग होते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। आपका ए और सी दोनों होगा, ए और सी दोनों होगा, यानी आपका इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कह आपका कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होगा। अब देखिए सोचिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इसमें मात्रा किसका होगा, तो अधिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें जो बनेंगे लवण, उसमें भी आपका एसिड का ही प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि आप देख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इफेक्ट इसमें ज्यादा किसका प्रभाव पड़ेगा, तो एसिड का ही पड़ेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो आपका लवण बनेंगे ना, उसमें आपका एसिड का ही मात्रा आपका अधिक होगा, यानी कह सकते हैं जो लवण बनेंगे उसमें आपका एसिड का मात्रा अधिक होंगे, यानी एसिड की तरह होंगे, यानी अम्ल की तरह होंगे। तो अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, यानी इसका भी pH मान 7 से कम होगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन का आपका कि 1 गीगाबाइट्स यानी 1 GB किसके बराबर होता है। ये तो सबको पता होगा, आप यूज करते डाटा तो आप देखेंगे 1 GB होता है 1024 MB, ठीक है, 1 GB होता है 1024 MB होता है, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 8 है, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो चलिए हम अभिक्रिया कराकर देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका होगा NaOH, ठीक, प्लस फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, तो NH और HCl जब ये रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेंगे, तो बनेंगे NaCl प्लस H2 बनेंगे, ठीक है। तो यानी आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, तो ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यानी जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट का क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो देखिए तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं जो रनिंग भी करता है तो तत्काल ग्लूकोज के लिए वो तत्काल एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कोई भी हो, तत्काल जब एनर्जी चाहिए तो उस समय ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। बी है सभी अंगों में वृद्धि का प्रोत्साहन करना, ये भी सही है। सी है पुरुष में यौन अंगों को विकसित करना, ये भी सही है। तो पीयूष ग्रंथि का ये कार्य है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो ये कहता है आपका पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम ये कहते हैं रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? ठीक है, ये आपका अर्थ के ऊपर होते हैं, लेकिन अर्थ के ही समान चाल से भी यानी घूमते हैं, यानी अर्थ का जैसे 24 घंटा में अपना चक्कर लगाते हैं, तो इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर ही होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थिर ऊंचाई पर, अर्थ के ऊपर स्थिर ऊंचाई पर वो होते हैं और अर्थ के अकॉर्डिंग ही ये भी गति करते हैं, ठीक है, और उसे भी एक चक्कर लगाने में 24 घंटा ही लगता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के परिक्षेपण से कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो आपको पता ही होगा, जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वह 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं, इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इसका नाम आपको याद होगा विभजियोर, ठीक है, विभजियोर, ठीक है। तो आप देख लीजिए सबसे अधिक कौन मुड़ा है? तो सबसे अधिक मुड़ेगा बैगनी, सबसे कम कौन मुड़ता है? लाल। तो सबसे ज्यादा अधिक विचलन किसका होगा? बैगनी का होगा। ये तो बता देंगे, सिंपल है, लेकिन आपके यहाँ से पूछेंगे कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो ध्यान रखिएगा जिसका विचलन सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, यानी बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा, बैगनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन कर रहा है मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? मेघ गर्जन यानी जब मेघ गरजता है तो कहाँ पर यानी क्या सुरक्षित है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन अनुसार आप चूज कर सकते हैं। इसका आपका जगह ऑप्शन ए हो जाएगा, खुली जगह में खड़े रहना, ठीक है। जब मेघ गर्जन करते हैं उस समय कहता है पेड़ के नीचे नहीं रहने की, ठीक है, पेड़ के नीचे नहीं रहना है, तो कहाँ रहेंगे? खुली जगह पर खड़े रहेंगे, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय का कुल ऊर्जा क्या होंगे? देखिए कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको गिराएंगे नीचे, तो आप ध्यान रखिए इसको नीचे जब गिराएंगे तब आपका इसका क्या होगा? स्पीड यहाँ पर तो इनिशियली 0 होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे नीचे का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वो घटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई वस्तु को हम ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, तो उसमें आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घटता है। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? टीएमई होते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो टोटल एनर्जी आपका न तो बढ़ता है न ही घटता है। ध्यान रखिएगा जब किसी वस्तु को हम ड्रॉप करेंगे ऊपर से, तो ध्यान रखिएगा उस समय इसका टोटल एनर्जी चेंज नहीं होता है, यानी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। लेकिन आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, ठीक है, इसलिए टोटल एनर्जी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? यानी जब आंख दान करते हैं तो उसमें कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंख के कॉर्निया भाग, ध्यान रखिएगा आंख के कॉर्निया भाग को दान में दिए जाते हैं, ठीक है, यानी आंख के कॉर्निया भाग को दान किए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि आंख में कहाँ प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं रेटिना पर। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विखंडीय द्रव का यांत्रिक द्रव्यमान होता है, ठीक है, किसी विखंडीय द्रव का यांत्रिक द्रव्यमान होता है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्न से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है, एथिलीन और एसिटिलीन, ठीक है, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों गैस का उपयोग करते हैं। तो आपका ऐसे ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, एथिलीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? इसमें देखा जाए तो किसी का भी ऑक्टेन संख्या का 0 नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लीची का खाद्य भाग कौन सा है? यानी लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो लीची का एरिल भाग खाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, एरिल भाग खाते हैं, ऑप्शन ए होगा। देखिए केला का कौन सा भाग खाते हैं? तो केला का फल भीति खाते हैं, ठीक है, फल भीति, केला का फल भीति भाग खाते हैं। आम का भी मध्य भीति भाग, ठीक है, आम का कौन सा भाग खाते हैं? तो मध्य भीति भाग खाते हैं, ठीक है। नारियल का, तो नारियल का भाग कौन सा खाते हैं? तो नारियल में जाएगा भ्रूण कोश, ठीक है, नारियल का भ्रूण कोश भाग खाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो इसे हम विसरण कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम विसरण कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जीन मानचित्रण, क्या कहते हैं? इसे हम जीन मानचित्रण कहते हैं, ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृ कोशिका होती है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृ कोशिका होती है, ये द्विगुणित होती है, ऑप्शन बी होगा। क्या होती है? द्विगुणित होती है, ऑप्शन बी होगा। देखिए, ब्रायोफाइटा को हम वनस्पति जगत का उभयचर भी कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कैंडिला का एक समदिक स्रोत जिनका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, तो वो है। ठीक है, देखिए, एक पेंडुलम करता है 4 पाई ल्यूमेन। ठीक है, तो दो पेंडुलम कर देगा आपका 4 दूनी 8 पाई ल्यूमेन। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलों निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? यानी जो स्प्रे बोतल होती है वो किस पर काम करते हैं? तो ये काम करते हैं बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय यानी बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सफेदा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्षारीय यानी बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सफेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु ऊर्जा सबसे बड़ी है? इसमें देख लीजिए, तो इसमें देखा जाए तो आपका लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीनों देखा जाए तो लिथियम का परमाणु ऊर्जा सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में प्रदीप्त कलिका की खोज करने वाले हैं, यानी पौधे में प्रदीप्त कलिका की खोज किसने किया है? ठीक है, तो ये किया याद रखिएगा, यानी गार्डनर और एलार्ड ने, गार्डनर और एलार्ड ने किया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन कह रहा है कि केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि? ठीक है, केरल की शांत वैली यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि? हालांकि देखिए आपका प्रश्न ज्योग्राफी का है, लेकिन चलिए आ गया साइंस में, तो कोई बात नहीं। इसका आपका देखिए हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा, इसमें पौधे और जानवर की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा, 30 का ऑप्शन ए होगा। और ध्यान रखिएगा, जो आपका शांत साइलेंट वैली है ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कह रहा है स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। ठीक है, सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि पीडब्ल्यू नीचे धंसा हुआ होता है और धनुषाकार होते हैं। ठीक है, इसका आपका तीनों होगा आंसर, ए बी सी तीनों होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? तो ये आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट ये शरीर में प्रतिरक्षा के काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की औसत वेग और औसत गति का अनुपात क्या होंगे? यानी औसत वेग करने का आज भी दिया गया है 5 कूलम है, तो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर वर्क आपका जगह Q इंटू डेल्टा बी, क्या होता है? Q इंटू डेल्टा बी। तो ये ध्यान रखिए फॉर्मूला को, वर्क बराबर Q इंटू डेल्टा बी होता है। तो यहाँ पर Q कितना है? 5 कूलम है, डेल्टा बी कितना है? 16 है, तो 16 पंचे 80 जूल हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तभी आपसे बन पाएंगे। तो Q बराबर W बराबर होगा Q इंटू डेल्टा बी। Q आपका यहाँ पर क्या है? 5 कूलम है, डेल्टा बी है 16 वोल्ट, 16 पंचे 80 जूल हो जाएंगे। कितना वर्क करना पड़ेगा? 80 जूल वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन क्या आपका कि माना कि आप जमीन पर रखे सूटकेस को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं, तो आपके द्वारा सूटकेस पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा? अब देखिए, एक टेबल है, टेबल पर रखे हुए बस सूटकेस को क्या किया? आप नीचे रखें, तो करा क्या कि आप जो वर्क किए हैं वो किस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, सूटकेस पर किया गया वर्क किस पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन ए है सूटकेस द्वारा लिए गए मार्ग पर, बिल्कुल सही है। सूटकेस द्वारा लिए गए मार्ग पर वो डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। सेकंड है, इस गतिविधि में आपके द्वारा लिए गए समय पर भी है आपका वर्क डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स वर्क करेगा, तो आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ लाए हैं, तो आपका ये हाइट देखा जाएगा। ठीक है, ये हाइट देखा जाएगा, तो यहाँ पर वर्क हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं आपका समय डिपेंड करता है, नहीं आपका पाथ डिपेंड करता है, रास्ता। ठीक है, नहीं वो रास्ता पर डिपेंड करता है, नहीं वो समय पर डिपेंड करता है। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सूटकेस के वजन पर ये डिपेंड करेगा, क्योंकि mgh में देखिए इसका वजन तो आता है। ठीक है, तो वजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका कि निष्क्रिय गैस से प्रदर्शित करती है, ये करती है प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है, ये आपका याद करने वाला है, जिसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में एक तरल छोटी बूंद की आकृति को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है? आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण देखेंगे कि जो वर्षा का बूंद होता है वो गोलाकार होते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर होता है F यानी F/L। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपका होता है सरफेस टेंशन। इसका यूनिट देखा जाए तो आपका जगह न्यूटन पर मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का आपका यूनिट हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन क्या आपका कि उचित आवृत्ति के विकिरण जब किसी धातु की सतह पर डाले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? ये आप सिंपल पढ़ेंगे, आपका क्लास 12 का है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ेंगे क्लास 12 में।